आप सभी को मेरा नमस्कार। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कोशिका के कुछ अंगों की। उसमें से कुछ अंग छूट गए थे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको 2 पार्ट में बनाते हैं। तो आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगला जो अंग है, जो ऑर्गन है, वो है केंद्रक, या जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, कोशिका का। तो इसकी खोज सबसे पहले की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। उसके बाद इसमें क्रोमेटिन की भी खोज की गई थी, जो धागे समान संरचना होती है केंद्रक के अंदर, ठीक है, उसे क्रोमेटिन कहते हैं। इसकी खोज फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ये जो केंद्रक होता है अत्यधिक फैली हुई व विस्तृत केंद्रीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। अब केंद्रक अधात्री, क्योंकि बहुत ज्यादा हिंदी में है, तो केंद्रक अधात्री यानी कि उसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स, यानी न्यूक्लियर के अंदर जो उसका जो तरल पदार्थ भरा होता है, मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जो मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर, ठीक है, उसे कहते हैं केंद्रक अधात्री, इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स। में एक या एक से अधिक गोलाकार संरचनाएं होती हैं, जिसे केंद्रिका, न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में कंफ्यूजन मत होइएगा। केंद्रक बड़ी चीज है और केंद्रक के अंदर और जो छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं उसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रक आवरण 2 समानांतर झिल्लियों से बना होता है। समानांतर झिल्ली मतलब एक के साथ एक लगी हुई। केंद्रक का जो आवरण होता है वो 2 समानांतर झिल्ली यानी कि पैरेलल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। अब इन 2 झिल्लियों के बीच की जो दूरी होती है वो 10 से 15 नैनोमीटर तक होती है। इन दोनों के बीच का रिक्त स्थान होता है। इस रिक्त स्थान को परिकेंद्रिक अवकाश, ठीक है, परिकेंद्रिक अवकाश यानी कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। पेरी न्यूक्लियर क्योंकि उसके पेरीमीटर पे है, और न्यूक्लियर यानी केंद्रक के बाहर है ये दोनों झिल्ली, और दोनों झिल्ली के बीच का जो गैप है उसको स्पेस कहते हैं, यानी पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। यह आवरण जो होता है केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है। यानी कि जो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा है, यानी जो उसका मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि केंद्रक, एक मिनट होता है, केंद्रक मान लीजिए ऐसे छोटा सा होता है कोशिका के अंदर, ठीक है। तो कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, और जो केंद्रक का जो द्रव्य होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो केंद्रक के अंदर का जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ना मिल जाए, ठीक है। अब केंद्रक के अंदर सारे जो मटेरियल होते हैं, आपको मालूम है कि वो डीएनए होते हैं, आनुवांशिक मटेरियल होते हैं, जो कि कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। अगर वो बाकी के साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में मिल जाएगा तो उसमें गड़बड़ी आ सकती है। इसलिए उसको बचाने के लिए, उसके प्रभाव से बचाने के लिए, ठीक है, इसको 2 ये जो मेम्ब्रेन है इसको अलग करती हैं, ठीक है, अवरोध का काम करती हैं कि मिल ना पाए। और जो बाहरी झिल्ली होती है केंद्रक की, वो क्या होती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। रफ वाले पे राइबोसोम मिलता है, और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, और स्मूथ लिपिड संश्लेषण का काम करती है। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण जो होता है वो छिद्र, केंद्रक आवरण छिद्र केंद्रक आवरण के दोनों झिल्लियों के संलग्न से बनता है। यानी कि जो 2 झिल्ली मैंने बताई थी जिसके बीच का स्पेस बताया था 10 से 15 नैनोमीटर होता है, एकदम निश्चित स्थानों पे क्या होती है, ये दोनों झिल्लियां आपस में फ्यूज कर जाती हैं। मान लीजिए ऐसे है, ये दोनों झिल्ली ऐसे मान लीजिए जा रही है, ठीक है, और जहां जहां ये फ्यूज कर जाती है वहां पे क्या होता है, जब फ्यूज कर जाएंगे तो ये सीधा और ये सीधा चिपक गया, फ्यूज हो गया आपस में, ठीक है। तो बीच में क्या हुआ, देखिए जैसे मेरे हाथ के बीच में गैप है, इसी तरह क्या होता है, उसमें पोर बन जाता है। अब इन्हीं पोर्स से होकर जो आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक से कोशिका द्रव्य में जाते हैं और कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर आते हैं। यानी क्या एक्सचेंज होता रहता है, डीएनए का, आरएनए का और प्रोटीन अणुओं का क्या होता है, केंद्रक से कहां होता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में एक पैसेज बनता है, इसी के थ्रू आते जाते हैं। क्योंकि जहां डबल मेम्ब्रेन है वहां से ये आ नहीं पाएंगे, आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अवरोध का काम करते हैं, ठीक है। अब सामान्य रूप से एक कोशिका में ही एक ही केंद्रक मिलता है, ठीक है, एक कोशिका में एक ही केंद्रक सामान्य रूप से मिलता है। परंतु कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो केंद्रिक
रहित होती है, उसमें न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है, न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता है, ठीक है, केंद्रक। अब ऐसी कोशिकाएं मैंने क्लास में कई बार बताई है जो हमारे अंदर भी हैं। आरबीसी का नाम आपने सुना है, मैंने कई बार बताया है कि जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, ये जो कोशिकाएं होती हैं, इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। हम जब पैदा होते हैं, इन्फेंट होते हैं, तो थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, ये तेजी से इसके अंदर से केंद्रक खत्म हो जाता है, और इसीलिए इसका जो लाइफ स्पान होता है वो 120 दिन तक का होता है। लेकिन ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि हम ह्यूमन के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट के आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। अब और भी स्तनधारी हैं, जैसे कि संवहनी पौधे हैं, ठीक है। स्तनधारी के अलावा संवहनी पौधे में चालनी नलिका कोशिका, यानी कि सीव सेल ट्यूब्स जो होती हैं, सीव ट्यूब सेल्स जो होती हैं, उसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं केंद्रक धात्री यानी न्यूक्लियर मैट्रिक्स या केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियर प्लाज्म में केंद्रिका और क्रोमेटिन मिलता है, ठीक है। जो केंद्रक के अंदर जो उसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितना भी उसका मटेरियल होता है, लिक्विड होता है, उसी के अंदर क्या मिलता है, केंद्रिका और क्रोमेटिन, ये दोनों चीज उसमें मिलती है। क्रोमेटिन धागे समान संरचना होती है, और यही क्रोमेटिन जब कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है, जब कोशिका 1 से 2 में विभाजन के लिए तैयार होना शुरू होती है, तो ये क्रोमेटिन गुणसूत्र का रूप ले लेता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियोलस जो होता है वो झिल्ली रहित होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस पे नहीं रहती है, और जिसका द्रव्य जो होता है यानी न्यूक्लियोलस का जो द्रव्य होता है केंद्रक से लगातार संपर्क में रहता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। केंद्रिका सक्रिय राइबोसोम आरएनए संश्लेषण हेतु मतलब एक्टिव स्थल होते हैं। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती हैं, उनमें बड़े व अनेक केंद्रिक मिलते हैं, यानी न्यूक्लियोलस ज्यादा मिलते हैं। क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है, जिसे हिस्टोन कहते हैं। पूछा जाता है हिस्टोन कहाँ मिलता है, तो ये क्रोमेटिन में मिलता है, ठीक है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्रों यानी 23 जोड़ों में बिखरा होता है। जब भी पूछा जाएगा कि मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र मिलते हैं, तो वहां पे ध्यान दीजिएगा कि वो पेयर में पूछ रहा है कि इन नंबर पूछ रहा है। अगर इन नंबर पूछ रहा है तो 46 होते हैं, और अगर पेयर में पूछ रहा है तो 23 होते हैं। मेल में जो 23वां गुणसूत्र होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी इसको निर्धारित करता है, क्योंकि लास्ट का जो गुणसूत्र होता है वो एक्स और वाई होता है 23वां, सिर्फ मेल में। फीमेल में शुरू से लेकर आखिरी तक सब एक्स ही एक्स होता है, ठीक है। तो कभी भी जो फीमेल होती है, अब इसके ऊपर भी धारणा है, बहुत पुरानी धारणा है कि जो माता है वो गर्भ धारण करती है और बच्चा होता है, बार बार लड़की हो रही है, तो पुराने ख्यालात के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उसको कोसते रहते हैं। जो माँ है उसी को कोसते हैं कि तुम ये हमको लड़का नहीं दे पा रही हो, इस तरह से अपने बेटे को कहते हैं कि मतलब उसके ऊपर सामाजिक दबाव बनता है। ये सब आप जो लोग जान ही रहे हैं। तो यहाँ पे क्या ये साइंटिफिक रीजन है कि जिसकी वजह से माँ बच्चे को जो जन्म देती है वो उसके हाथ में नहीं कि लड़का हो लड़की, ये पूरी तरह से मेल जो है, जो उसका पिता है उसके हाथ में होता है। क्योंकि मेल का जो 23वां क्रोमोसोम होता है, जोड़ी होता है, उसमें एक्स और वाई होता है, ठीक है। और फीमेल का जो 23वां होता है उसमें एक्स और एक्स होता है। तो समझिए मेल का अगर एक्स, क्योंकि एक गुणसूत्र जाता है बच्चे में, एक माँ का जाता है और एक पिता का जाता है। अगर पिता वाले में से एक्स निकल के जाता है और माँ वाले से एक्स मिलता है तो लड़की होगी। अगर पिता वाले से वाई निकल के सेलेक्ट होता है और माँ वाले से एक्स निकल के सेलेक्ट होता है, एक्स वाई बनता है, तो लड़का होगा। तो माँ से तो हर कीमत पे एक्स ही आएगा, क्योंकि उसके पास 23वां जो जोड़ी है वो एक्स और एक्स ही है। लेकिन पिता के पास क्या है, 23वें जोड़ी में दो ऑप्शन है, एक एक्स है और एक वाई है। तो वो फ्यूजन के दौरान वो एक्स पहले करता है या वाई पहले करता है। अगर वाई पहले कर लेता है तो लड़का होता है, और अगर एक्स पहले कर लेता है तो लड़की होती है। तो ये पूरी तरह से पुरुषों पर ही निर्भर करता है। तो आप अगर इस चीज को जान रहे हैं, विज्ञान को जान रहे हैं, साइंस को जान रहे हैं, तो ना सिर्फ ये अपने नॉलेज के लिए बल्कि समाज में जितनी भी
चीजें, अंधविश्वास या भ्रांतियां व्याप्त हैं उसको भी आप खत्म कर सकते हैं। और ये सब ज्यादातर गांव लेवल पे ज्यादा होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होता है, जहां पे आप प्राइमरी के टीचर बन के जाएंगे तो वहां पे आप इसके लिए जागरूकता भी फैला सकते हैं। ठीक है, अपने ज्ञान का प्रयोग जागरूकता फैलाने में भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विभाजित होने वाली कोशिकाओं में ही गुणसूत्र दिखाई देते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया है। गुणसूत्र 4 तरह के होते हैं। एक होता है मध्य केंद्रीय, जिसे कहते हैं मेटासेंट्रिक। दूसरा होता है उप मध्य केंद्रीय, जिसे कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। तीसरा होता है अग्रबिंदु यानी एक्रोसेंट्रिक। और चौथा है अंतः केंद्रीय यानी टीलोसेंट्रिक। इन चारों के बारे में और डिटेल जानना हो तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कर पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके कोर्स में यहीं तक था। इसको अगर बहुत ज्यादा डीप जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा और ये आपके भी कोर्स में है भी नहीं। और बाकी अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इससे संबंधित फाइल आपको दे दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो अंग है वो है तारक काय, सेंट्रोसोम। ठीक है, और तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल्स, ये 2 है। ठीक है, अब तारक काय वह अंग है जो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है और जिसे तारक केंद्र कहते हैं। ठीक है, तारक केंद्र के मिलने से तारक काय बनता है। यह अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य से घिरा रहता है। अब परिकेंद्रीय द्रव्य क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स। ठीक है, ये इससे घिरा होता है। दोनों तारक केंद्र तारक काय में एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत, यानी ऐसे सीधा सीधा 2 तरफ, एक ऊपर एक नीचे स्थित होते हैं, जिसमें प्रत्येक का संचालन बैलगाड़ी के पहिए जैसा होता है। ठीक है, तारक केंद्र पक्षमाभ यानी कि सीलिया और कशाभिका यानी कि फ्लैजिला का आधारीय काय बनाता है, यानी कि बेसल बॉडी बनाता है तारक काय। ठीक है, और तुर्क तंतु यानी स्पिंडल फाइबर जंतु कोशिका के विभाजन के बाद तुर्क उपकरण यानी कि स्पिंडल अपरेटस में कन्वर्ट हो जाता है। अगला है सूक्ष्म काय, जो लास्ट है माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज क्या होती हैं, बहुत सारी झिल्ली आवृत यानी कि झिल्ली से घिरी हुई बॉन्डेड सूक्ष्म थैलियां होती हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स मिलते हैं और ये पौधों तथा जंतु कोशिकाओं दोनों में पाई जाती हैं। और ये एंजाइम्स आपको मालूम है किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का यानी कि उसको एक्साइट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कल का वीडियो और आज का वीडियो मिलाकर एक जो पूरा एक समरी है उसको यहाँ पे बात कर लेते हैं, ताकि कल का भी आपको एक बार रिकॉल हो जाए और आज की वीडियो में आपने क्या देखा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सभी जीव कोशिका या कोशिका समूह से बने होते हैं। कोशिकाएं आकार व आकृति तथा क्रियाएं या कार्य की दृष्टि से अलग अलग होती हैं। झिल्ली युक्त केंद्रक व अन्य अंगों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका या जीव को प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक नाम से जाना जाता है। अब प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सब चीज नॉर्मल होती है, उसमें जो केंद्रक होता है वो उतना विकसित नहीं होता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, सारी चीजें विकसित होती हैं, अलग अलग अंग पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। ठीक है, एक प्रारूपी यूकैरियोटिक कोशिका केंद्रक व कोशिका द्रव्य से बना होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि उन्हें जंतु कोशिका से बिल्कुल अलग करती है। जंतु कोशिका में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जीव द्रव्य कला चयनित पारगम्य होती है, यानी क्या, सिलेक्टिवली परमिएबल। जीव द्रव्य कला जो होती है यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। अब इसका क्या मतलब है कि वो चूज करेगी कि हाँ ये चीज अंदर जाना चाहिए और ये चीज अंदर नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका डाइट का गेट है, ठीक है, जो मेन गेट है उस पर क्या है कि या फिर आप ऐसा समझिए कि आप जहाँ एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम देने आपके साथ आपके पिताजी कभी ले गए, कभी आपकी मम्मी, आपके कोई बड़ा भाई ले गया, या फिर आप एग्जाम देने जाते हैं तो ढेर सारा बैग वैग अपना कहीं बाहर एग्जाम किसी दूसरे शहर में देने जाते हैं तो लेके जाते हैं। लेकिन मेन गेट पे क्या होता है, सिर्फ आपको वो वहां पे लिखा रहता है कि आप अपने साथ अंदर क्या ले जा सकते हैं, पेन ले जा सकते हैं, एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं। ठीक है, बाकी और कोई चीज अंदर नहीं ले जा सकते, यानी कि वहां पे सिलेक्टिवली परमिएबल कर दिया गया है। ये सिलेक्टेड चीज है जो आप अपने साथ अंदर लेके जा सकते हैं। बाकी पर्स, घड़ी, वाटर बॉटल, बैग, फोन, सारी चीज क्या होते हैं आपको जमा करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरह होता है, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है सेम उसी तरह काम करती है कि उसको जो चीज अंदर चाहिए वो चीज लाएगी, जो चीज नहीं चाहिए वो चीज अंदर नहीं आएगी।
ठीक है। और बहुत सारे अणुओं के परिवहन में ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भाग लेती है। अंतः झिल्लिका तंत्र यानी जो इंडो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है जो कि कोशिका के अंदर होता है, के अंतर्गत अंतःद्रव्यी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय यानी कि गोल्गी बॉडी, लेयन काय यानी कि क्या लाइसोसोम जिसको क्या कहते हैं आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग कहते हैं, वह रसधानी यानी कि वैक्यूल्स होती हैं जो पौधों में 90% भाग कोशिका में ग्रहण कर लेती हैं, ठीक है। सभी कोशिकीय अंगक यानी कि सभी ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेल ऑर्गन्स विभिन्न एवं विशिष्ट प्रकार के कार्य करते हैं, यानी सबके कार्य एकदम निर्धारित हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है वो करेगी, जो प्लास्टिड का काम है वो काम करेगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाश संश्लेषण में सूरज की रोशनी को बांध नहीं सकती, सौर ऊर्जा को, ये काम किसका है, प्लास्टिड में जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसका काम है। तो सबका काम यहाँ पे क्या है, स्पेसिफाई है, कोई भी किसी के काम में क्या करता है, दखल नहीं देता, सब अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में जो हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट होता है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करता है। तारक काय व तारक केंद्र सीलिया तथा फ्लैजिला का आधारी काय यानी कि बेसल बॉडी बनाता है जो कि गति में सहायक है, ठीक है। जंतु कोशिकाओं में तारक केंद्र कोशिका विभाजन के दौरान तुर्क उपकरण, ठीक है, जब कोशिका विभाजन होता है तो स्पिंडल फाइबर बनते हैं। आप जब माइटोसिस और मियोसिस पढ़ेंगे तो वहां पे ये बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा। केंद्रक में केंद्रिक यानी कि न्यूक्लियोलस व क्रोमेटिन का तंत्र यानी जाल मिलता है। यह अंगकों के कार्य को नियंत्रित नहीं करता बल्कि अनुवांशिकी में प्रमुख भूमिका निभाता है, यानी कि जो केंद्रक का कार्य है वो सिर्फ जो आपका डीएनए मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना और एक दूसरे के साथ मिलाना, इसका काम है। बाकी और ये किसी अंग को नियंत्रित नहीं करता है, ठीक है। अतः कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है कौन, सेल। अब अंतःद्रव्यी जालिका क्या होता है, नलिकाओं व कुंडों से बनी होती है। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो ट्यूब से बनी होती है, नलिकाएं जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है खुरदरी और एक होती है स्मूथ। खुरदरी पे राइबोसोम पाए जाते हैं, स्मूथ पे लिपिड के लिए क्या करता है, लिपिड संश्लेषण में स्मूथ सहायक होती है, और जो रफ होती है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है क्योंकि रफ पे राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। और जो स्मूथ होती है वो ग्लाइकोजन के संश्लेषण में भी सहायक होती है, ठीक है। अब जो गोल्गी बॉडी होती है ये झिल्ली युक्त अंग होता है, यानी कि इसमें मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो चपटे थैले नुमा संरचना बनाते हैं। इनमें कोशिका का जो सिक्रीशन होता है वो इसके अंदर जाता है, जिसमें सभी प्रकार के वृहद अणु यानी बड़े अणु के पाचन हेतु एंजाइम मिलते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि राइबोसोम किस में भाग लेते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से या अंतर्द्रव्यी जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंध होते हैं, यानी कि कोशिका द्रव्य में लगातार तैरते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खुले रहते हैं। सूत्रकणिका को इंग्लिश में कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि शक्ति गृह कहते हैं, यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ये क्या करता है कि ये वायवीय श्वसन में भाग लेता है और एटीपी को जलाकर यानी एटीपी को तोड़कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है सभी जैविक क्रियाओं के लिए जितने भी उसको चाहिए होते हैं, ठीक है। अब लवक क्या है, लवक प्लास्टिड है। प्लास्टिड में 3 होते हैं, अवर्णी लवक, ठीक है, वर्णी लवक और हरित लवक, ठीक है। इसमें हरित लवक क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है कि जो कि सौर ऊर्जा को बांधने का काम करता है। सौर ऊर्जा को बांध के वो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। इसी हरित लवक या क्लोरोफिल के कारण क्या होते हैं, पौधे हरे दिखाई देते हैं। वर्णी लवक जो होता है, पौधे में जितने भी कलरफुल पार्ट होते हैं, ऑरेंज, येलो, रेड, जितने भी कलरफुल पार्ट होते हैं, ये वर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट के द्वारा आता है, क्रोमोप्लास्ट के द्वारा आता है। और जो अवर्णी लवक होते हैं वो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये फूड के स्टोरेज का काम करते हैं, फूड को क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। अब बात लास्ट में बचती है कशाभिका या पक्षमाप, जिसे कशाभिका को कहते हैं फ्लैजिला और पक्षमाप को कहते हैं सीलिया। सीलिया कहता है बॉडी के अराउंड एकदम छोटे छोटे रोए होते हैं जो नाव की चप्पू की तरह काम करते हैं, ये ऐसे से हिलते रहते हैं। और अगल बगल का जो कोशिका द्रव्य है, जो साइटोप्लाज्म है, उसमें जो तरल है उसको आगे पीछे ढकेलते रहते हैं और जिसके कारण जो ऑर्गन है वो गति कर पाता है, ठीक है।
और जो फ्लैजिला होता है ये सीलिया से लंबा होता है और ये विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे से लहरा के, जैसे कि आप सांप को देखिए वो कैसे लहराता है, उस तरह लहरा लहरा के क्या करता है, कोशिका को मूवमेंट प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए पूछा जाता है कि कशाभिका जो फ्लैजिला होता है ये कौन सी गति करती है, कि तरंगी गति करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है कि जो कशाभिका यानी जो फ्लैजिला होती है वो किस तरह की गति को यानी किस तरह के मूवमेंट को शो करती है, तरंगी गति। ठीक है, वेव लाइक मूवमेंट को शो करती है। और जो पक्षमाभ होता है यानी जो सीलिया होती है वो किस तरह की गति को शो करती है, वो दोलनो गति को, दोलोदन यानी कि क्या होता है, चप्पू की तरह, नाव की चप्पू जैसे, उस तरह की गति को शो करती है। ठीक है, तो ये सारा रहा इसका सारांश। आई होप कि आपको, मैंने ये लास्ट वाला जो सारांश था बहुत जल्दी जल्दी बोला क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता है और अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है, नेट बहुत स्लो होता है। तो आई होप आपको ये सारा चीज अच्छे से समझ में आया होगा। सारे सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका क्या है, किसने खोज की थी, सेल ऑर्गन्स क्या है, कौन कौन से हैं, उसकी किसने खोज की थी। ठीक है, उनके कार्य क्या है, ये सारा मैंने इसमें क्लियर कर दिया है। अगर आपका कोई भी सवाल अभी भी रह गया है या कोई भी क्वेरी है या कोई पार्ट अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो आपका कोर ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लॉकडाउन में सब अच्छे से फॉलो करिए, गर्म पानी पीते रहिए, मैं बार बार कहता हूं, अच्छे से हाथ धुलिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, सिर्फ फोन पे ही स्टेटस मत लगाइए और उसको असली जीवन में भी उतारिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए। ठीक है, और सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, बहुत ढेर सारा समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए और मेरे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।